गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड साइंस बुक। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर हम ऐसी किसी भी वस्तु को कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो स्पेस रोकता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अगर हम रखें कहीं भी तो वो जगह रोके, और जिसका मास होता है, मास यानी कि जिसका, और वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है, यानी कि उसको बनाने के लिए कुछ मटेरियल का यूज़ किया गया है जिस कारण से उसका मास भी है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास, कुछ वेट भी होता है, यानी कि उसका कुछ वजन भी होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो मैटर है। इसके लिए एक और कंडीशन बताई गई है कि उसको आप अपनी सेंसेस से फील भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी सेंसेस से देख सकते हैं या उसको टच करके एट्सेट्रा उसको आप फील कर सकते हैं, तो उस हर एक चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं। मैटर जो है वो बेसिकली 5 चीज़ों से मिलकर बना है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब हम पढ़ेंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो बना है। दूसरा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, वैकेंट स्पेस, खाली जगह वहाँ पर पाई जाती है। तीसरा कहा गया है यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, हमेशा वो चलते ही रहते हैं। और चौथा बताया गया है इसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उसको एक फोर्स जो है वो उसको जोड़कर बैठी है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। अब जो मैटर के जो स्टेट्स हैं, यानी कि मैटर को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, वो डिपेंड करता है कि पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, यानी कि उसको किस किस पार्ट पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बताया गया है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। आपको याद होगा कि आप जूनियर क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उनके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। सॉलिड में बहुत टाइट रहता है, स्पेस कम होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है और अरेंजमेंट थोड़ा लूज होता है। और गैस के अंदर बहुत ही दूर दूर पार्टिकल्स एक दूसरे के होते हैं। दूसरा, उसको हम बांटते हैं बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी है उसके बेसिस पे उसको बांटा जाता है। और अगला है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर का जो डिस्टेंस है उसके आधार पे भी उसको बांटा जाता है। अब आप यहाँ पे जो एक ये ग्राफ ये देख रहे हैं डायग्राम, इसके द्वारा आपको सब क्लियर हो जाएगा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की 5 स्टेट कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मैटर जो है वो हमें 5 स्टेट्स में मिलता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम BEC भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म्स को मैंने यहाँ पर आपके सामने बाइफरकेट करके, डिवाइड करके सामने डायग्राम के द्वारा मैंने बताया है। आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो है वो है सॉलिड। सॉलिड का अरेंजमेंट किस तरह का रहता है? बहुत ही ज़्यादा, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर, सॉलिड के अंदर कितने सारे जो ब्लू डॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा है, और बीच में स्पेस भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे दिस इज़ लिक्विड। लिक्विड के अंदर आप जो देख रहे हैं सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस गैप देखने को मिलता है पार्टिकल्स के बीच में। और जो तीसरा आप देख रहे हैं वो गैशियस फॉर्म, और गैसेस के अंदर आप देखते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है बहुत ज़्यादा रहता है और वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स जो रहते हैं उनका शेप फिक्स्ड रहता है, उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट रहती है। जबकि लिक्विड्स की बात करें तो उनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, क्योंकि शेप तो वो जिस बर्तन में डाला जाता है, जिस जगह पर उसको रखा जाता है, उसका शेप वैसा ही हो जाता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। अब गैस की बात करें तो उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। सो इट नाइदर हैज़ फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आगे देखें पार्टिकल डिस्टेंसेस की बात करें तो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम रहता है। आप देखिए यहाँ पर सॉलिड की पिक्चर में बहुत ही कम डिस्टेंस है बीच में, जबकि लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट
इन द गैशियस फॉर्म, जब गैसेस की बात करते हैं तो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंसेस हैं वो लार्जेस्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे है जो सॉलिड्स रहते हैं वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, उनको आप दबा नहीं सकते। क्या आप एक पत्थर को दबा सकते हैं? पत्थर आपके हाथ से नहीं दबेगा। दूसरा है लिक्विड। यस, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ लिक्विड जो है वो लगभग इनकम्प्रेसिबल ही होता है, ज़्यादातर लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और लास्ट जो हमारा है गैशियस फॉर्म दे आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको आप बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस कर सकते हैं। जो आप लोग देखते हैं, जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर वगैरह आता है उसके अंदर गैस वगैरह होती है, हाईली बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसको डाला जाता है। इसी कारण से उसके अंदर से गैस ज़रा सा नॉब को दबाया जाए तो बहुत तेज़ी से वो निकलने लगती है। आगे बताया गया है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। जो सॉलिड्स रहते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, और वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। जबकि लिक्विड की बात करें तो उनकी डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम रहती है और वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जबकि अगर हम गैसियस फॉर्म में आएँ तो इनकी जो डेंसिटी है वो लीस्ट रहती है, बहुत ही कम रहती है, और वो डिफ्यूज़ होते हैं। आप जानते हैं कि गैस जो है, आप परफ्यूम जो है वो भी एक तरह का गैस ही है। जब आप परफ्यूम लगाते हैं रूम में तो उसकी खुशबू दूसरे रूम तक, पूरे घर में फैल जाती है। ये क्यों? क्योंकि वो एक डिफ्यूज़ हो गया, डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि जो गैस है वो पूरे कमरे में फैल चुकी है। अब सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। आप जानते हैं सॉलिड जो है, यानी कि पत्थर आप ले लीजिए, कितना हार्ड होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है। जबकि सॉलिड के बाद हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। यानी कि पानी के अंदर आप देखते हैं कि वो पत्थर की तरह, सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट अगर हम गैशियस फॉर्म की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। गैसेस के अंदर जो इंटर फोर्सेज होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही पुअर, वीकेस्ट रहती हैं। हमारा लास्ट पॉइंट इसमें है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो हमारा सॉलिड है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सट के रखे जाते हैं, यानी कि बहुत ही एक दूसरे के करीब रहते हैं। जबकि लिक्विड्स के अंदर वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो कंपैरेटिवली सॉलिड से कम पास में होते हैं। सॉलिड के अंदर तो एकदम चिपके रहते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन अगर गैशियस में बात करें तो दे आर फ्री टू मूव अबाउट, यानी कि वो इतनी दूर दूर होते हैं कि एक दूसरे से दूर वो चले जाते हैं। आगे है प्लाज्मा, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, सो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम BEC कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। तो हम आगे चलते हैं सीधा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब इसमें क्या बताया गया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया गया कि सॉलिड्स जो हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, लॉक्ड रहते हैं, उनको एक ही जगह पर रखा जाता है। यानी कि जो पत्थर है या सॉलिड की कोई भी चीज़ है उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इस कारण से वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में रहते हैं, यानी कि उनकी वॉल्यूम भी नहीं बदलती है और उनका शेप भी नहीं बदलता है। दूसरा कहा गया कि सॉलिड्स जो हैं वो ईजिली फ्लो नहीं करते हैं, वो पानी की तरह बहते नहीं हैं, गैस की तरह बहते नहीं हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं। यानी कि आप एक बॉक्स लीजिए, उसके अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर डाल दीजिए, तो वो डालने का जब उसको आप कम्प्लीटली भर देंगे तो उनका मूवमेंट बिल्कुल भी अंदर नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड हैं, जिस कारण से उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। आगे बताया गया है कि सॉलिड्स जो हैं आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फ्री स्पेस ही नहीं है। अगर स्पेस नहीं होगी तो उसको कंप्रेस कैसे किया जाएगा? कंप्रेस करने का अर्थ यहाँ पर है उनको दबाना, यानी कि उनको दबाकर छोटा करना। आप जानते हैं कि स्पॉन्ज की बॉल आप लेंगे तो उसको आप अपने हाथ से दबा सकते हैं, टेनिस की बॉल को भी आप दबा सकते हैं, लेकिन आप एक लेदर की बॉल को, एक सीजन बॉल को आप नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्री स्पेस ही नहीं है। जबकि स्पॉन्ज की बॉल के अंदर आपको स्पेस मिलेगा, इस कारण उसको आप आसानी से दबा सकते हैं। अब ये सेम एक्सप्लेनेशन होगा हमारी
लिक्विड्स के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स जो है दे आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जैसे कंपेयर करें अगर हम सॉलिड से, तो लिक्विड्स जो हैं वो भी ईजिली कंप्रेस नहीं होते हैं, उनको भी कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है। उनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट रहता है, और इसका रीज़न है कि उनके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी कम रहती है। सॉलिड के अंदर तो ऑलमोस्ट ना के बराबर स्पेस रहती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण से उसको दबाया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू कंप्रेस द लिक्विड्स, और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट रहती है। इसी प्रकार जो लिक्विड्स हैं उनका जो शेप है वो इनडेफिनेट रहता है। इनडेफिनेट का अर्थ कि उनका जो शेप है वो जिस बर्तन में रखा जाता है उनका शेप वैसा ही हो जाता है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, यानी कि थोड़ा गैप रहता है तो मूवमेंट वो शो कर सकते हैं, इसलिए इनका शेप इनडेफिनेट रहता है। तीसरा है हमारा यहाँ पर कि लिक्विड्स जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में इतनी दूरी है कि वो एक दूसरे से दूर मूव कर सकते हैं, इसलिए वो बह सकते हैं। यानी कि लिक्विड को हम एक बर्तन से दूसरे में बहाकर डाल सकते हैं। तो बहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप है वो ज़्यादा है, इस कारण वो मूवमेंट शो करता है। आगे है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अब गैसेस की बात करें तो वो ईजिली कंप्रेसिबल हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस रहता है। जैसे आप ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसके अंदर आपने देखा कि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर गैप रहता है, इसलिए इसको कंप्रेस करना बहुत ही ईजी रहता है, आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कहा गया कि गैसेस जो हैं वो ईजिली फ्लो भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं। आगे है गैसेस जो हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, यानी कि उनका भी शेप नहीं होता है और उनकी कोई वॉल्यूम भी नहीं होती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के आजू बाजू से गुजर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिस कारण से गैसेस को कोई प्रॉपर उसका शेप भी इंडेफिनेट नहीं रहता है और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहती है। उसको कंप्रेस करके बहुत कम जगह पर काफ़ी ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके डाला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के स्टेट्स हैं वो किस प्रकार से बदल सकते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो कैसे जा सकते हैं। चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे कि जो सॉलिड है वो कैसे लिक्विड बन सकता है, या लिक्विड है वो कैसे गैस बन सकता है, इसी को कहते हैं इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो आप जानते हैं कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि जो वाटर के बारे में बात करें तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी जो है वो 3 तरह की स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, यानी कि सॉलिड के रूप में भी। आप जानते हैं कि जो पानी से आप बर्फ़ जमाते हैं तो बर्फ़ सॉलिड हो जाती है, तो दैट इज़ अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। अगर उसको आप पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जो कि आप पानी पीते हो रोज़। और तीसरा है गैस। गैस मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, जो आप जानते हैं कि आप कोई भी जब चाय या कुछ भी बनाते हैं गैस के ऊपर, तो उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा धुआं उठता हुआ देख सकते हैं, तो दैट इज़ गैस। वो कहाँ से बनी गैस? वो भी पानी में से ही बनी। तो गैसियस फॉर्म भी वाटर की है, यानी कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि पानी जो है, पानी को हम अगर गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, लेकिन पानी को अगर हम ठंडा कर देंगे 0 डिग्री तक तो वो बर्फ बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाए, यानी कि सॉलिड से सीधा वो गैसियस फॉर्म में चला जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन को हम ले सकते हैं। अब कैम्फर, आयोडीन या फिर अमोनियम क्लोराइड जो है ये गर्म करने के ऊपर डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं, यानी कि सॉलिड से आप गर्म करोगे। आपने देखा होगा कैम्फर, जिसको हम हिंदी में कपूर कहते हैं, जो कि पूजा वगैरह के अंदर जलाया जाता है। जब कपूर को आग लगाई जाती है, यानी कि जब कपूर को जलाया जाता है तो वो सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है हवा में, यानी कि वेपर बन के, गैस बन के। और वैसे ही जो उसको ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा, तो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में हमको मिलेगा, गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन।
अब आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर के अंदर जब बदलाव आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है स्टेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। अब टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर के अंदर बदलाव आता है, यानी कि किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस को जब हम हीट करते हैं यानी उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर में बदलाव का क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है उस सॉलिड के नेचर के ऊपर कि वो सॉलिड किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है। तो पहली चीज़ तो रहेगी कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर का प्रभाव। दूसरा कि जो कंडीशन क्या है, उस समय जो बदलाव लाया जा रहा है उस समय कंडीशन क्या है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं जिससे वो सॉलिड बना है, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। इस कारण से वो सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा सॉलिड का तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, आप जानते हैं कि उसके अंदर एनर्जी तो पहले से ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो पहले से ही उसके अंदर है, जो पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके अलावा उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण से वो जो पार्टिकल्स हैं उनको पकड़ के रखने वाली जो फोर्स है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगी और वो पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और वो सॉलिड पिघल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कब टूट जाएगी, वो कब ख़त्म हो जाएगी, जब उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, तब वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाएगा। दूसरा है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसा टेम्परेचर, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाते हैं तो वो अपनी स्टेट बदल देता है, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर पहुंचने पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, यानी वो पिघल जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि आइस पिघलती है और लिक्विड बन जाती है, वो मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. अब जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि जो लिक्विड से सॉलिड से जो लिक्विड बना है, यानी कि जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है और उस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब चेंज होगी, इस प्रोसेस को, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने की इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, मेल्टिंग एंड फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूजन। अब हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि हमने टेम्परेचर का प्रभाव तो देख लिया कि टेम्परेचर से क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो इससे भी उसकी स्टेट बदल जाती है मैटर की। जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज करने पे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी स्टेट बदल जाती है, उसी प्रकार प्रेशर बढ़ाने या घटाने से भी उसकी स्टेट बदल जाती है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस के ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको जब हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर रखते हैं, कहाँ रखते हैं हम उसको? हाई प्रेशर के अंदर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Solid carbon dioxide, जिसको हम dry ice भी कहते हैं, इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में इसलिए रखा जाता है
कि जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब हाई प्रेशर में रखते हैं, जब उसका प्रेशर कम कर देंगे, जब उसको स्टोर करके रखना है, पहली बात तो याद रखिएगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को ड्राई आइस कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। व्हाट इज ड्राई आइस? दैट आंसर इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। अब अगर उसका प्रेशर हम कम कर देंगे, धीरे धीरे उसका प्रेशर हम डिक्रीज कर देंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। अगर उसका प्रेशर हमने कम करके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर दिया तो ये जो गैस है ये सॉलिड से ये डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में आने की बजाय डायरेक्टली ये गैशियस फॉर्म में बदल जाएगी। यानी कि सॉलिड से पहले लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड से फिर गैशियस फॉर्म में जाना चाहिए, लेकिन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चली जाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। आगे है लेटेंट हीट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है किसी भी मैटर की, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, तब जो हिडन हीट होती है, कुछ हीट जो रहती है जो हिडन है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, वो हीट जो है वो कहलाती है लेटेंट हीट। उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूजन और वेपोराइजेशन के बारे में। फ्यूजन क्या है? यहाँ पर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जो 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम फ्यूजन कहते हैं। जबकि वेपोराइजेशन में क्या होता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो फ्यूजन में, यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करना है तो हीट एनर्जी चाहिए वहाँ पर, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। लेकिन जब हम लिक्विड से डायरेक्ट उसको गैशियस फॉर्म में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड को जब गैस में चेंज करने के लिए जो चाहिए उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब टेम्परेचर, प्रेशर से हमको पता लगता है कि कोई चीज़ जो है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैशियस फॉर्म में है कि नहीं। आगे हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। अब यहाँ पर कहा गया है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, दे आर नॉट एट रेस्ट। वो रुके हुए नहीं हैं, वो मूव करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, भले वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तीसरा है यहाँ पर, इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। जो लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो टॉप पोर्शन रहता है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट रहता है, वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, उसी भले वो सेम सॉलिड है, सेम लिक्विड है, लेकिन जो नीचे के पार्ट में जो लिक्विड है उनके मुकाबले जो अपर पार्ट में जो लिक्विड है उनकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो ज़्यादा रहती है, जिस कारण से वो थोड़ी सी हीट पाकर, थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव आते ही वो वेपर में बदल जाते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट पे तो पानी बॉयल होने लगता है या लिक्विड बॉयल होने लगता है और वो वेपर बनता ही है, लेकिन उससे नीचे यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम का कोई भी टेम्परेचर जिस पे पानी जो है, यानी कि जो लिक्विड है, वो वेपर में बदलने लगे, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ध्यान रखिएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इवेपोरेशन के प्रोसेस को। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि एक ग्लास के अंदर आप पानी भर के धूप में रख देंगे तो वो शायद 2 दिन 3 दिन तक वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, लेकिन अगर आप एक बाल्टी भर के पानी बाहर किसी बड़े टब में या बहुत लंबे चौड़े स्विमिंग पूल जैसी कोई जगह या लंबी जगह में आप काफ़ी सारा पानी गिरा देंगे तो वो जल्द ही सूख जाएगा।
इसका कारण क्या है, इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको कि आप कपड़े जब धो के सुखाते हैं तो अगर आप कपड़ों को फैलाकर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे, यानी कि उसके अंदर एवापोरेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने कपड़ों को फैलाकर सुखाया, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो एवापोरेशन रेट बढ़ गया। लेकिन अगर आप उसको फोल्ड करके सुखाएंगे तो ऊपर के पार्ट से तो कपड़े सूख जाएंगे, यानी कि एवापोरेशन ऊपर से हो जाएगा, लेकिन अंदर के पार्ट में जो पानी है वो एवापोरेट नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से सरफेस एरिया बढ़ाने से एवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। देन टेम्परेचर की बात करें, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेपर स्टेट में जाने के जो वो लिक्विड है वो जल्दी ही वेपर स्टेट में चला जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी एवेपोरेशन बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज। अब ह्यूमिडिटी क्या है, हमारे आजू बाजू जो हवा है यानी कि एयर है, एयर के अंदर जो नमी की मात्रा यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा हवा में काफ़ी नमी वाली, खासकर जब हम सी शोर पे जाते हैं तो हवा के अंदर काफ़ी नमी देखने को मिलती है, काफ़ी गीलापन रहता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वातावरण के अंदर तो एवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड की बात करें, द हायर द विंड स्पीड द मोर एवेपोरेशन। हवा ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। आगे बताया गया है कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, एवेपोरेशन से कूलिंग का इफेक्ट भी आता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के समय जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि जो जहाँ से भी एवेपोरेशन हुआ है, जिस भी जगह से, वो एवेपोरेशन के कारण एनर्जी लॉस्ट हुई है, तो वो जो लॉस्ट एनर्जी है उसकी भरपाई कैसे की जाती है, वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गर्मी है, जो एनर्जी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड के द्वारा। वो जब गर्मी एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो इस तरह से वातावरण के अंदर जो गर्मी है वो कम हो जाती है, यानी कि एवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। आप जानते हैं कि जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर आपको वातावरण थोड़ा ठंडा मिलता है। इसका रीज़न ये है कि वो एवेपोरेशन के द्वारा जब उनके पत्तों से पानी एवेपोरेट होकर उड़ जाता है तो वहाँ पर वातावरण जो है थोड़ा ठंडक वाला हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क, बहुत मतलब कंप्लीटली बल्क फेनोमेनन, यानी कि पूरे लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वहाँ पर जो पूरा लिक्विड है वो वेपर स्टेट में बदल जाता है बॉइलिंग के समय। जबकि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। एवेपोरेशन में सिर्फ ऊपर का जो पार्ट रहता है, जो टॉप पार्ट, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी बर्तन के अंदर जो पानी पड़ा है या किसी भी कंटेनर के अंदर जो पानी है, उसके जो अपर जो लेवल के जो पार्टिकल्स होंगे, पानी के ऊपर वाले पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी नीचे के पार्टिकल से, इस कारण से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो बॉइलिंग जो है उसमें पूरे लिक्विड का वेपर स्टेट में बदलना होता है, लेकिन इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमेनन, यानी कि सिर्फ ऊपर का पार्ट जो है वही जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में बदलता है। आगे हम देखेंगे केल्विन एंड सेल्सियस स्केल के बारे में। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है वो टेम्परेचर को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। सो इस कारण से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट भी केल्विन है। तो टेम्परेचर जो है अगर आपको केल्विन में निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as better scale than Celsius. Kelvin जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, वो माइनस में नहीं आता है, वो हमेशा प्लस में ही रहता है, इस कारण से इसे सेल्सियस से बेटर माना जाता है। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एटमॉस्फेयर, ATM जिसको हम लिखा है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। किसी गैस के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू मापते हैं, या ATM के द्वारा मानते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा मापते हैं। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर की वो है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि हमारे वातावरण के अंदर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure. और sea level के ऊपर जो atmospheric pressure है वो 1 atmosphere होता है और इसको हम normal atmospheric pressure के रूप में लेते हैं. So that's all for the chapter. Hope you enjoyed. Thank you.